हे गाइस, दिस इज योर बॉय अभय बठेजा और आज हम हमारा फिजिकल एजुकेशन का नया चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। वो बच्चे जो सामान्य बच्चों, जो नॉर्मल बच्चों से थोड़े हटके होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी या कुछ ना कुछ होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़े डिफरेंट होते हैं। दीज आर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और आज हम उनके लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पढ़ेंगे CWSN के लिए। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, कि डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है। फिर डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, 3 तरह की डिसेबिलिटी होती है, कौन कौन सी होती है। फिर डिसेबिलिटी एटिक्विटीज़ पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे कि इन बच्चों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो क्यों ज़रूरी है, क्या एडवांटेजेस है उसकी। देन स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये फिजिकल एक्टिविटीज़ उन तक पहुंचाई जा सकती है। और फिर हम पढ़ेंगे, मतलब इससे पहले हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कितने तरह के होते हैं, डिसऑर्डर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ये 5 तरह के डिसऑर्डर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये डिसऑर्डर्स में से है। आपके लिए सारे डिसऑर्डर्स के नाम पूछ सकते हैं और किसी एक का एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने अच्छे से आराम से तसल्ली से करेंगे ये चैप्टर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आप मेरी हैंड राइटिंग को ना देखें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस पर गौर ना करें। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, तो बिल्कुल फोकस ना करें इस हैंड राइटिंग पे। और एक छोटी सी बात और, अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई भी कमी लगती है, कुछ भी इश्यू है आपको, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट में मिस कर गया, कुछ भी है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दें या मुझे DM कर दें इंस्टाग्राम पे, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और मैं आपके इन सजेशंस के थ्रू ही ग्रो करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी इतनी हेल्प आप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इनके लिए पढ़ेंगे तो छोटा सा इंट्रो इस चैप्टर का जो हम करेंगे। तो स्पोर्ट्स क्या है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो गया, स्पोर्ट्स के सब दीवाने होते हैं। A to Z लोग दीवाने हैं स्पोर्ट्स के लिए। और उसी तरह से स्पोर्ट्स इन बच्चों के लिए भी है। ये भी आफ्टर ऑल बच्चे ही हैं। ये इन बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इन बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स है। बट जो इनके स्पोर्ट्स हैं और वो हमारे स्पोर्ट्स हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, बिकॉज इनमें कुछ कमियां होती हैं। वी कैन से दैट कि इनमें कुछ कमियां होती है। कोई ब्लाइंड है, कोई डीफ है, कोई डम है, किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है, तो वो हमारे साथ compete नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक अलग स्पोर्ट्स होते हैं और उन स्पोर्ट्स को बोलते हैं एडेप्टिव स्पोर्ट्स। जो वो स्पोर्ट्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल स्पोर्ट्स होते हैं, उनसे कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसमें उस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को उस तरीके से चेंज किया जाएगा ताकि वो उसकी जो नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो इनको बोलते हैं एडेप्टिव स्पोर्ट्स। मेनली डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो कई तरह की होती हैं, बट मेनली जो स्पोर्ट्स हैं उनको 3 वे में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डीफ के लिए, द स्पोर्ट्स फॉर डीफ, जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट है। देन सेकंड आता है स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन्स। एंड देन आता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन। ये 3 तरीके से किया गया है, बांटा गया स्पोर्ट्स को, इन एडेप्टिव स्पोर्ट्स को। एंड अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो बच्चे क्या होते हैं कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है। तो डिसेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन है वो होती है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। डिसेबिलिटी इज द लैक और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द रेंज विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल टू अ ह्यूमन बीइंग। आई विल रिपीट इट। Disability is the lack or restriction of ability of an individual to perform a task to such a range which is considered normal to a human being. Disability क्या है कि ability, disability आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। डिस प्लस एबिलिटी, डिस का मतलब अनेबल, मतलब डिसएबिलिटी, एबिलिटी का ना होना, लैक होना, कमी होना, उस एबिलिटी की कमी होना जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए
कंसिडरेबल रेंज मतलब जो रेंज ह्यूमन बीइंग के लिए नॉर्मल मानी जाती है, अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन उस रेंज में वो काम नहीं कर सकता तो ही इज अ पर्सन विद डिसएबिलिटी, उसे बोलते हैं कि वो पर्सन विद डिसएबिलिटी है, उसे डिसएबिलिटी है। और डिसएबिलिटी क्या होती है? जो डिसएबिलिटी होती है वो आपको किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है। लेट आप जा रहे हो, भगवान ना करे बट आपका एक एक्सीडेंट हो गया एंड आपका जो पैर है वो मतलब कि अब काम का नहीं रहा, आपका पैर है सर्जरी करके काटना पड़ा, देन यू आर डिसेबल्ड, यू विल गेट डिसेबल्ड, आप डिसेबल्ड पर्सन बन गए। और वो डिसेबिलिटी बचपन से, जन्म से भी हो सकती है, कहीं हमारे जीवन में कहीं भी किसी भी समय हमें डिसेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये छत गिर जाए मेरे ऊपर एंड मेरे में कुछ डिसेबिलिटी आ जाए, तो कहीं भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। जन्म से डिसेबिलिटी होती है, कई बच्चे जन्म से ही वैसे होते हैं कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, वो पैरालाइज टाइप बच्चे होते हैं कह सकते हैं अपने। तो डिसेबिलिटी एंड नाउ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर इज द सडन ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मतलब कि डिसऑर्डर क्या होता है कि अचानक से कोई चेंज आता है ना बॉडी के अंदर। अब ऐसे भी नहीं अचानक ऐसे रात को मस्त सोए और सुबह उठे और आप में डिसऑर्डर आ गया कोई, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है कि डिसऑर्डर क्या होता है कि धीरे 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 एक डिसऑर्डर डेवलप होगा एंड अगर वो डिसऑर्डर डेवलप होगा और उस डिसऑर्डर को अगर उन्होंने ट्रीट नहीं किया, जो डिसऑर्डर होता है वो टेम्परेरी होता है, इट कैन बी ट्रीटेड। जो डिसऑर्डर होता है उसे अपने ट्रीट कर सकते हैं, बट वो डिसऑर्डर अगर उन्होंने उस डिसऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया तो देन डिसऑर्डर लीड्स टू डिसएबिलिटी। तो ये डिसएबिलिटी की तरफ ले जाएगा हमें। जो परमानेंट होती है उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, बट आप उसे पहले जैसा एकदम सही नहीं कर सकते। डिसऑर्डर कैसे? जैसे आपको हेडेक हो रहा है, यू आर फेसिंग हेडेक, आपको हर रोज हेडेक हो रहा है और अपने यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल पेन किलर ले लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हेडेक हो रहा है, आपने उस पर गौर नहीं किया, धीरे 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 वो एक डिसऑर्डर बन जाएगा, माइग्रेन बोलते हैं जिसको अपने। फिर आपको किसी भी चीज़ से माइग्रेन होने लग जाएगा और फिर डिसएबिलिटी में भी वो आगे कन्वर्ट हो सकता है कि कोई भयंकर आपके दिमाग में ट्यूमर कोज कर दे वो। दिस इज डिसएबिलिटी, दिस इज डिसऑर्डर। हेडेक था नॉर्मल, उसे हमने इग्नोर किया, इट डिसऑर्डर बन गया वो एक, एंड इस डिसऑर्डर के बाद ये डिसएबिलिटी बन गया। तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज डिसऑर्डर एंड डिसएबिलिटी। तो डिसऑर्डर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है, जबकि डिसएबिलिटी होती है वो लैक हो जाता है, वो कमी हो जाती है, वो परमानेंट होती है। लाइक आपके एक एक्सीडेंट हुआ एंड आपको एक अपना पैर खोना पड़ा, देन आप उस पैर का सब्स्टिट्यूट वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लेग लगा सकते हैं, बट वो आपके पास वापस नहीं आ सकता, आप नॉर्मल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कमी आपकी बॉडी में है, एंड दिस इज द डिसएबिलिटी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिसएबिलिटी एंड डिसऑर्डर। एंड अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी कितने तरह की होती है? तो ब्रॉडली देखा जाए तो डिसएबिलिटी को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है: कोग्निटिव डिसएबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी एंड फिजिकल डिसएबिलिटी। रिपीट करेंगे मेरे साथ और नोट करेंगे इसको, फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। द फर्स्ट इज कोग्निटिव डिसएबिलिटी, सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी एंड थर्ड इज फिजिकल डिसएबिलिटी। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिसएबिलिटी जो मैंने बताया आपको 3 तरह की होती है। द फर्स्ट इज कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड देन आता है हमारा कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड उसके बाद फिजिकल डिसएबिलिटी। तो जो कोग्निटिव डिसएबिलिटी है वो डिसएबिलिटी होती है हमारी कोग्निटिव प्रोसेसेस से। को नाम से क्लियर होता है कि जो भी कोग्निटिव टाइप प्रोसेस है, जो भी कोग्निटिव तरह की प्रोसेस है, मतलब जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, स्टोर करनी है या फिर प्रोसेस करनी है, कुछ भी समझना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे जो आपकी डिसएबिलिटी है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, आप सही से उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे उस इंफॉर्मेशन को, दिस इज द कोग्निटिव टाइप ऑफ डिसएबिलिटी, वो है कोग्निटिव डिसएबिलिटी। मतलब कि प्रॉब्लम्स इन प्रोसेस, स्टोर एंड कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन, दिस इज द कोग्निटिव डिसएबिलिटी विच इज कॉज्ड ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। पहले आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा स्मॉल सेल के ऊपर, देन इसके बाद ये डिसएबिलिटी हो जाएगी कोग्निटिव डिसएबिलिटी, कोग्निटिव डिसएबिलिटी। और जब आपको डिसएबिलिटी हो जाएगी देन यू विल नॉट एबल टू स्पीक, राइट एंड आपकी इंटेलेक्चुअल सेंस थोड़ी कम हो जाएगी, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे,
अच्छे से कुछ समझ नहीं पाएंगे और किसी के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन। तो जो हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है वो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्ट करती है, वो कम्युनिकेशन के अंदर डिफ़िकल्टी पैदा करती है। देन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, द 3 मेजर सिम्टम्स, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के 3 मेजर सिम्टम्स है। द फर्स्ट इज हाइपर एक्टिविटी, सेकंड है मेमोरी डिसऑर्डर एंड उसके बाद डायस्लेक्सिया। तो कॉग्निटिव, तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जादू। तो आपके सामने डिसेबिलिटी का चार्ट आ गया है, कॉग्निटिव पढ़ चुके हैं हम। अब सिम्टम्स देखिए इसके, कॉग्निटिव के सिम्टम्स क्या होते हैं। द 3 मेजर सिम्टम्स कॉग्निटिव में हमने पढ़ा कि कॉग्निटिव, आप इसको याद रखते हैं, CO से कॉग्निटिव और CO से कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कम्युनिकेशन में तकलीफ लाएगा, हमारा कम्युनिकेशन वीक कर देगा। और कम्युनिकेशन कैसे वीक होता है, इन 3 चीज़ों से। प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी, डायस्लेक्सिया, मेमोरी डिसऑर्डर। तो हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे अटेंशन की दिक्कत होती है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन ज़्यादा टाइम तक नहीं दे सकता। यहाँ पे होता है अटेंशन का, कि वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक अटेंशन नहीं दे सकता। जैसे वो किसी भी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, वो किसी भी बंदे से बात कर रहा है तो वो देख तो उसकी तरफ रहा है, उसे लग रहा है कि सामने वाला सुन रहा है उसको, बट इधर उधर ध्यान खोया होता है उसका, एंड वो कम्युनिकेशन में ध्यान नहीं दे सकता, किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ, पूरी अटेंशन के साथ नहीं कर सकता। देन आता है डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में दिक्कत होती है, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग में दिक्कत होती है। और मेमोरी डिसऑर्डर आपको पता ही है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाना, उसको कोई भी चीज़ है वो याद नहीं रहती, वो भूल जाता है, भूलने लगता है वो चीज़ें। देन आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जो इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है ये 18 ईयर्स से पहले हो जाती है, यूजुअली ये 18 ईयर से पहले हो जाती है। 90% केसेज हैं इसके वो 18 ईयर से पहले के हैं और 10% है वो 18 प्लस के हैं। तो ये जो डिसऑर्डर होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ये 18 ईयर से पहले होती है। और इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपको इंटेलेक्ट पता है, इंटेलेक्ट से क्या होता है, कोई भी बात का जवाब देना, कि बिना सोचे समझे जवाब देता है पर्सन। और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है किसी भी पर्सन की, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या कोई भी एक्टिविटी की स्किल होती है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब अफेक्ट होती हैं यहाँ पे पर्सन से। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी मेंटल टास्क होते हैं, जो भी मेंटल हमारा जिसमें माइंड यूज़ होता है जो भी काम करने में, वहाँ पे इस डिसेबिलिटी में दिक्कत आती है। फिजिकल डिसेबिलिटी, नाम से ही क्लियर है, फिजिकल, जब हमारे फिजिक में कोई कमी होती है तो तब आती है हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल, अब हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी से क्या होगा कि कोई भी स्किल है, कोई भी गेम है, कोई भी स्किल है, कुछ भी करने में दिक्कत आएगी, बंदे की स्किल इफेक्ट हो जाएगी। किसी पर्सन का एक हाथ नहीं है तो वो किसी भी गेम को एफिशिएंटली नहीं खेल पाएगा। क्रिकेट है तो वो क्रिकेट कैसे खेलेगा, किसी बंदे का हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है तो वो भी, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हो जाना, कोई भी कमी होना फिजिकल आपकी बॉडी में, दिस इज अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी। और फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर जो पैरालाइज होता है, पैरालाइसिस, दिस इज ऑल्सो अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी। आपका हाथ अगर पैरालाइज है, आपका हाथ आपके साथ तो है बट वो आपके किसी काम नहीं आ रहा, दिस इज ऑल्सो इज द फिजिकल डिसेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी हमें किस किस कॉज से हो सकती है, तो अब हम पढ़ रहे हैं डिसेबिलिटी के कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी किस किस तरीके से हो सकती है। द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इज, द फर्स्ट कॉज होता है वो जेनेटिक कॉज। सबसे पहले हमारा कॉज होता है वो है जेनेटिक कॉज। बिकॉज डिसेबिलिटी होती है वो बाय बर्थ भी हो सकती है, आप डिसेबिलिटी के साथ भी जन्म में हो सकते हैं। अगर आपके जब माइटोटिक डिवीजन होता है और बायो मियोसिस होता है, उस दौरान, मियोसिस के दौरान, मियोसिस फर्स्ट के दौरान, ये जो बायो वाले बच्चे हम समझ सकते हैं, कोई भी आपके दिक्कत आती है, या मैं कहता हूँ जब भी आपके जीन में एक स्ट्रक्चर में कोई भी डिफॉल्ट आना, प्रेगनेंसी के दौरान, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान, देन उसका जो बस बेटा होता है या जो भी बेटी होती है, जो भी उसका चाइल्ड होता है, इट सफ़र्स फ्रॉम, ही और शी सफ़र्स फ्रॉम डिसेबिलिटी। उसे डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर जो मदर है
वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत गंभीर रूप से मतलब सीरियसली इल हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, देन इसका जो उसके वॉम्ब में चाइल्ड होता है उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए उन 9 मंथ में जो मदर की जो केयर होती है ना, जो केयर होती है लेडी की बहुत ज़्यादा होती है। इन 9 मंथ में केयर करनी चाहिए, बिकॉज ये किसी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो जेनेटिक कॉज हो सकते हैं आपके। सेकंड आता है पुअर्टी। हमारी इंडिया के अंदर जो डिसएबिलिटी का मेजर कॉज है वो है पुअर्टी, बिकॉज उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें अगर उनमें कोई डिसएबिलिटी हुई है। बिकॉज जो पुअर पीपल होते हैं वो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, एंड उस अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहने के कारण उनको कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं, एंड वो बीमारियों के इलाज के उनके पास पैसे नहीं होते, एंड वो उसे ट्रीट नहीं करते और वो डिसऑर्डर बनता है, एंड डिसऑर्डर बनने के बाद वो डिसएबिलिटी बन जाता है, बिकॉज दे हैव नो फाइनेंशियल एड्स, उनको फाइनेंशियल एड नहीं होती। देन जो मेजर कॉज है जो डिसएबिलिटी का हमारी लाइफ के अंदर ड्यूरिंग द लाइफ जो मेजर कॉज है वो है एक्सीडेंट्स। किसी भी वक्त कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, आप चलते चलते गिर गए, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो डिसएबिलिटी नहीं होगी, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा। बट आपका कोई एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर, आपको सीरियसली इंजर्ड हुए आपको, देन वो आपको डिसएबिलिटी कॉज कर सकता है। देन जो आता है माल न्यूट्रिशन की कमी होना भी डिसएबिलिटी करता है। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन के कितने इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होगा, कोई भी विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, किसी भी कमी हो रही है ना, तो इट विल लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीजेज। जैसे आपने पढ़ा था कि आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, इट विल कॉज बेरी। अगर विटामिन A की कमी है तो ज़ीरोप्थैल्मिया हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, एंड आपको डिसएबिलिटी हो जाएगी। देन उसके बाद आता है लैक ऑफ एजुकेशन। तो लैक ऑफ एजुकेशन से कैसे हो सकता है? कोई भी जो हमारे ये वर्कर्स होते हैं, जो भी अपने कहते हैं लेबर क्लास होती है, जो हमारी लेबर क्लास है, तो वो लेबर क्लास के पास क्या होता है कि एजुकेशन नहीं होती। उन्हें कोई भी बीमारी है तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उन्हें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए। उनको सिर दर्द है तो भी कॉमी फिल्म ले लो, हमारे यहाँ पे कॉमी फिल्म बहुत चलती है। यहाँ पे इंडिया का सिस्टम भी बहुत ख़राब है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के यहाँ पे कोई भी दवाई लेके आ सकता है। और मेडिकल वालों को ये होता है, मतलब कि मेडिकल का लाइसेंस आपको तब मिलता है और आपको उसमें ये बताया जाता है कि जब भी आपके पास कोई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके आए तभी आप मुझे दवाई दे सकते हैं, अदरवाइज आप दवाई नहीं दे सकते। बट हमारे इंडिया में कोई चीज़ फॉलो हो रही है, इसे हमें ही सुधारना है। तो ये ध्यान रखना है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के कभी कोई दवाई नहीं खानी। हमारे क्या होता है, सिर दर्द हो रहा है, कॉमी फिल्म ले लो, कुछ भी दर्द हो रहा है, कॉमी फिल्म ले लो। कॉमी फिल्म तो इतनी चलती है हमारे यहाँ पे, आम बहुत दवाएं चलती हैं हमारे यहाँ पे फालतू की। तो वो क्या करते हैं, ये दवाएं लेते रहते हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं आपका, और वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कुछ समय के लिए होता है। मतलब इनका एक होता है कि 10 to 12 आवर्स इनका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद जैसे ही वो इफेक्ट खत्म दर्द फिर से शुरू। और आप एक गोली लेंगे ना, अगर आप एक्सरसाइज में कॉमी फिल्म लेते हैं, ये कोई भी टैबलेट्स लेते हैं, पैरासीटामोल ले ली, कोई भी टैबलेट लेते हैं, आपके लीवर को ये बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करती है और आपको लीवर का खतरा हो सकता है इससे। तो अपने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी नॉलेज नहीं होती, देन वो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते करते एक भयंकर उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है, कोई ट्यूमर हो जाता है, कैंसर तक हो सकता है, और वो डिसएबिलिटी कर सकता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन इज द अनदर मेजर फैक्टर इन कॉजिंग द डिसएबिलिटी। एंड देन उसके बाद आता है हमारा डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। अब क्या है, कई जो लोग हैं, जैसे कुछ फैक्ट्रीज हैं, ग्लास फैक्ट्री होगी, पटाखा फैक्ट्री होगी, ग्लास फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री, और कोल माइंस होगी। दीज आर द मोस्ट हजार्डस कंडीशन। मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट है काम करने का। आपके इंग्लिश में चैप्टर भी आया हुआ है, एक चैप्टर नंबर 2 है शायद, लो स्प्रिंग है। उस लो स्प्रिंग में बात हुई है ग्लास फैक्ट्री की, कि वहाँ पे एक साहब था एंड दूसरा एक और था। उसके अंदर उन्होंने बात कर रहे हैं वो कि उसके दादा और उसके पापा वो चूड़ियाँ बनाते बनाते ग्लास की फैक्ट्री में काम करते करते ही अंधे हो जाते हैं, अपनी आईसाइट खो देते हैं। तो वो भी डिसएबिलिटी कॉज करता है। आपने इसका एग्जांपल पढ़ा हुआ है, इसको इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ें तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। डिसएबिलिटी एडिक्विटीज़। तो डिसएबिलिटी एडिक्विटीज़ क्या होता है?
सिंपली हम बोलें तो ये क्या होता है कि एक गाइडलाइन का सेट होता है। दिस इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस विच डील्स विद हाउ टू ट्रीट विद अ पर्सन हैविंग द डिसेबिलिटी। उस पर्सन से जब हम मिलें जैसे डिसेबिलिटी है तो उसे हम किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से बात करें, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी एटिक्विटी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम याद करके रखेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है कि कभी भी डिसेबल्ड पर्सन का यूज़ नहीं करना। डोंट यूज़ डिसेबल्ड पर्सन, ये यूज़ नहीं करना कि डिसेबल्ड पर्सन। ऑलवेज सेज द पर्सन विद डिसेबिलिटी बिकॉज इट हर्ट्स देम, ये उसे हर्ट करता है डिसेबल्ड पर्सन बोलना। तो हम अब से जब भी यूज़ करेंगे तो यूज़ करेंगे द पर्सन विद डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। देन सेकेंड थिंग, जब भी आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन से मिलें, जब भी आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन से मिलें तो उससे सबसे पहले जाके हैंडशेक करें एंड अपना इंट्रो दें। सबसे पहले जाके उसे अपना इंट्रो दें कि आप कौन हैं। जैसे मैं मिलूंगा तो हेलो आई एम अभय, और आपके साथ जो लोग आपके अलावा भी आए हैं उनका भी इंट्रोडक्शन उसे दें ताकि उसे पता लगे कि कौन कौन है उसके सामने। देन थर्ड, बिफोर लीविंग द पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, जब भी आप किसी पर्सन जो ब्लाइंड है उसे लीव करें, मतलब छोड़ें, मतलब वहाँ से जा रहे हो आप अपनी बात ख़त्म करके, तो उसे पूछें कि उसे कोई हेल्प चाहिए उसकी या नहीं चाहिए, और जाने से पहले उसे बोल के बता के जाएं कि आप उसे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब लीव कर रहे हैं। देन फोर्थ, जब भी आप किसी मतलब कह सकते हैं अपने डीफ पर्सन से मिले, जब भी आप किसी भी डीफ पर्सन से मिले तो ऑलवेज मतलब उसके शोल्डर पे टैप करें हेलो, कि आप उसे बुला रहे हैं, बिकॉज वो सुन नहीं सकता आपको, तो उसकी शोल्डर पे टैप करके बुलाएं कि हेलो। हैंड से कर सकते हैं आप। देन पांचवा, जब भी आप किसी पर्सन से मिले जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी और वो चल नहीं सकता, तो अक्सर क्या करते हैं कि हम उसकी व्हीलचेयर पे से झूलने लग जाते हैं, जो उसे इरिटेट करता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो ये करने से बचें, और जब भी कोई कर रहा हो तो उसे भी रोकें कि ऐसा ना करें। देन नंबर 6, जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिसे बोलने में तकलीफ है, मतलब जो अटक के बोलता है या फिर जो बोल नहीं सकता, तो उस पर्सन से आप कैसे बिहेव करेंगे कि पहले उसकी पूरी कन्वर्सेशन सुने, उसे करेक्ट ना करें, वो जो बोल रहा है क्लियरली ध्यान से पूरी कोशिश करें उसे सुनने की, और फिर जवाब दें, तो ये उसको अच्छा फील करवाएगा। 6 नंबर। देन नंबर 7 आता है हमारा कि जब भी आप किसी पर्सन से मिलें जिसे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उससे उस डिसेबिलिटी के बारे में पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें। वो उसे हर्ट कर सकता है, वो उसे मतलब एहसास करवाएगा कि उसमें कुछ डिसेबिलिटी है। देन नंबर 8 टिप आएगी हमारी, जो है डिसेबिलिटी एटिक्विटी है, वो आएगी कि जब भी कोई पर्सन है जिसे डिसेबिलिटी है एंड आप उससे बात कर रहे हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई मजे डिसेबिलिटी हो, ये हमारे अंदर है कि हम एक अपनी जो वॉइस का टोन है वो बढ़ा देंगे, और भाई कैसे है मतलब इतनी हाई टोन में बात करेंगे, तो उससे उसको गलत फील होता है, तो ये काम नहीं करने। तो दीज आर द डिसेबिलिटी एटिक्विटीज जो हमें ध्यान में रखनी है किसी भी पर्सन से बात करते वक्त, जो डिसेबल्ड है, मिलते वक्त जो डिसेबल्ड है। तो अब हम बात करेंगे कि डिसेबिलिटी एटिक्विटी समझ आ चुकी है आपको, कुछ गाइडलाइंस है, नॉर्मल है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आने का एग्जाम के अंदर, ये हो गया। अब है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी पढ़ा हमने, डिसऑर्डर पढ़ा, अब हम फिजिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इन बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी की बात तो कर रहे हैं हम, तो हमें पता भी होना चाहिए कि इन बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी से किस तरह से एडवांटेज है, मतलब किस तरह से इनको हेल्प करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, जो वह फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं किस तरीके से इनको हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है एडवांटेज आता है फिजिकल एक्टिविटी का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, वो आता है फिजिकल इम्प्रूवमेंट। फिजिकल एक्टिविटीज़ है तो फिजिकल इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, बिकॉज जो पर्सन्स होते हैं जिनको हमने पढ़ा था डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स, जिसमें था कोग्निटिव डिसेबिलिटी, तो जो पर्सन जो है वो कोग्निटिव डिसेबिलिटी से सफ़र करता है वो फिजिकल डिसेबिलिटी से भी सफ़र करता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि वो
फिजिकल डिसेबिलिटी से भी सफ़र करेगा, बिकॉज वो पर्सन है किसी से भी बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता, कोई भी कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पाता, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पाता, तो वो पिछड़ जाता है और वो कहीं पे भी आगे नहीं आएगा। बट जब उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ मुहैया कराई जाएंगी, उसे अवेलेबल कराई जाएंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल होंगी फिजिकल एक्टिविटीज़ उसके लिए, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी में इंप्रूव होगा, उसकी मोटर स्किल्स और उसकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी। देन मेंटल इंप्रूवमेंट, अगर जो पर्सन में डिसेबिलिटी है अगर ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी खेलेंगे तो ये जिस भी स्ट्रेस भरे माहौल में रहते हैं, कोई भी इनको टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, आपने भी आजमाया होगा कि जब भी आपको कोई टेंशन होता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो आप पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो ये भी डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह है, जो भी एंजाइटी वगैरह है, उससे बाहर आएंगे, इनका मेंटल इंप्रूवमेंट होगा। देन उसके बाद आती है हमारी सेल्फ एस्टीम। अब जो ये पर्सन होते हैं डिसेबिलिटी के साथ, इनकी सेल्फ एस्टीम मतलब इनमें जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो हमारा होता है ना, इनके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है उसके अंदर, ये अपने आप को बहुत कम समझते हैं। बट जब ये अपने ही जैसे औरों के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सनस के साथ ही खेलेंगे बच्चे, तो उनमें एक सेल्फ एस्टीम आएगी, कुछ करने का जज्बा आएगा। तभी तो आज ऐसा टाइम है जहाँ पे हमारा पैरा ओलंपिक गेम्स है ना, जो पैरा ओलंपिक गेम्स है वो भी कम नहीं है। कितने पैरा ओलंपिक मेडल आते हैं हमारे इंडिया में जब ये ओलंपिक गेम्स होते हैं। पैरा ओलंपिक जो ये डिसेबल्ड पर्सन होते हैं इनके लिए होते हैं। देन रेड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बात कर चुके हैं हम। इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन, तो आपको पता है जब भी आप कोई भी गेम खेलेंगे, तो अब गेम है क्रिकेट का गेम है, तो 11-11 मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोटे तौर पर 25 बंदे होते हैं, 25 प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले। आप अगर एक प्लेयर है तो उसका 24 लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ ना, तो 24 के साथ, चलो 24 के साथ नहीं हुआ तो 12 एक जने के साथ तो इंटरेक्शन होगा ही उसका, नए इंटरेक्शन होगा। तो इससे क्या होगा, उनका सोशल इंटरेक्शन भी इंप्रूव होगा, एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, अपने जैसे और लोगों को मिलेंगे तो उन्हें एक अच्छा फील होता है और वो ज़्यादा एफर्ट करेंगे खेलने का। देन उसके बाद आता है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इन बच्चों के लिए हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात की। देन फिजिकल एक्टिविटी के एडवांटेज देखे कि अगर इन बच्चों को फिजिकल डिसेबल्ड पर्सनस को फिजिकल एक्टिविटी अगर अपनी एक्सेसिबल करवा दें तो ये एडवांटेजेस होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उन्हें वो फिजिकल एक्टिविटीज़ तक पहुंचा सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ को उन तक पहुंचा सकते हैं, क्या हम तरीके अपनाएं। तो सबसे पहला मेडिकल चेकअप। अब कोई पर्सन है, जैसे कोग्निटिव डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को मेंटल डिसेबिलिटी है, तो ये डिसेबिलिटी होती है, इसका पता उनके मेडिकल चेकअप से ये लग सकता है। फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप वो देख के बता देंगे कि इसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, बट किसी पर्सन को मेंटल डिसेबिलिटी है या कोग्निटिव डिसेबिलिटी है तो आप उसका पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप होने चाहिए, और मेडिकल चेकअप होंगे तो हमें पता लगेगा कि उस पर्सन को किस तरीके की डिसेबिलिटी है, एंड उस डिसेबिलिटी की तरह के लोगों के साथ रखेंगे उसको, एंड उसके अलग स्पोर्ट्स एंड गेम्स उसे उस तरीके से उस जो स्पेशल नीड्स है उसके साथ प्रोवाइड करवाएंगे। देन फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। अब फिजिकल डिसेबिलिटी अब जो बच्चे हैं वो फिजिकल एक्टिविटी तभी खेलना पसंद करेंगे जब वो फिजिकल एक्टिविटी उनके इंटरेस्ट की होगी और जिसमें उनकी जो नीड्स है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कोई पर्सन है फुटबॉल खेलना चाहता है तो, और अगर वो कि उसके पैर वगैरह काम नहीं करते, वो पैरालाइज्ड है, पैर से पोलियो वगैरह है उसे, तो उसे व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसका इंटरेस्ट है फुटबॉल में, अगर हम उसे क्रिकेट खिलवा देंगे, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे खेलेंगे। तो इसीलिए फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी उनके ही इंटरेस्ट की खिलानी चाहिए। देन इक्विपमेंट, मैंने बात की व्हीलचेयर की, तो व्हीलचेयर उन्हें जो उनके लिए ज़रूरी सामान है, जो उनकी डिसेबिलिटी के लिए जो सामान है वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। देन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, और उसके बाद आता है रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि
जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले और जो हम होते हैं, हमारे और उनके गेम्स में जो फ़र्क होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन का फ़र्क होता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको उस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए कि वो उनकी नीड्स को पूरा कर रहा है, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लचीले कर देने चाहिए और ताकि वो अच्छे से खेल सकें। देन चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और क्या होना चाहिए कि उनका जो भी परफॉर्मेंस है, जो उनकी परफॉर्मेंस है फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए, उस पर फोकस किया जाना चाहिए जो उनकी परफॉर्मेंस है, एंड उसे रेगुलरली इम्प्रूव करने में देना चाहिए ताकि वो बच्चा ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करे, उस पर लगाए एंड कुछ अच्छा मुकाम हासिल करे एंड पैरा ओलंपिक गेम्स तक जाए, आगे तक, बहुत आगे तक जाए। तो इस पर फोकस करना चाहिए। तो दीज आर द एसेसिबल टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, जिस तरीके से हम एसेसिबल उन्हें करवा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहना। और 4 मई के लेके 10 जून तक हमने आग लगानी है। मुझे विश्वास है कि आपको जो ये 2 से 2.5 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं ना, आप इसमें आग लगाएंगे, पूरी तरह से आग लगा के आएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर एंड अपना टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।